वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट। यूनिट अभी वही चल रही है 7th करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट: It means an action plan for the social and economic growth of rural areas। जब एक एक्शन प्लान बनाया जाता है देश के ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सामाजिक रूप से भी उभरे, विकास करे और आर्थिक रूप से भी, तो यही एक्शन प्लान कहलाता है रूरल डेवलपमेंट। लिंजनिंग चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट। ये वो चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, अर्थात ये ग्रामीण क्षेत्र के विकास में हमारे सामने चुनौतियां हैं। नंबर 1, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। क्योंकि किसान अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब होते हैं और खेती करने के लिए भी जो इनपुट्स उन्हें खरीदने हों उनके लिए उनके पास वित्त की कमी होती है, फाइनेंस उतना नहीं होता उनके पास जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें आवश्यकता होती है लोन की। तो वही कहलाता है यहाँ पर रूरल क्रेडिट, ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूरत पड़ने वाला लोन जो किसान को चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2, चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम भी चाहिए और ये भी उसके सामने एक चुनौती है, क्योंकि जब फसल आती है तो सभी की फसल एक साथ पकती है, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किसान को वो रेट नहीं मिल पाते अपनी फसल के जो कि मिलने चाहिए। ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ही कि अगर सप्लाई बढ़ रही है और ज़्यादा ही बढ़ जाती है अगर सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में, तो प्राइस लेवल डाउन आ जाते हैं। लेकिन इस प्राइस डाउन आने में किसान को तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इमर्जिंग चैलेंजेस में क्या क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन फार्मिंग, यानी खेती के अलावा भी रोजी रोटी कमाने के लिए अब किसान को दूसरे ऑप्शंस पर जाना पड़ता है। तो ये भी इमर्जिंग चैलेंजेस हैं किसान के सामने, वो चुनौतियां जो पैदा हो रही हैं लगातार, क्योंकि केवल खेती से तो काम चलेगा नहीं। चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि पैसा चाहिए लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, वो किसान के पास है नहीं, और अगर उधार लेके लगा भी दिया तो फसल फिर उतने अच्छे दाम पे नहीं बिकती है जिससे कि वो अपना लोन उतार सके और अपने परिवार का गुजारा कर सके। इसीलिए अब किसान के सामने एक और चुनौती आ गई कि उसे खेती के अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, द चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के, बिना पेस्टिसाइड्स के खेती करने की चुनौती, क्योंकि आजकल जो है इन चीज़ों का चलन बढ़ रहा है। अधिकतर लोग चाहते हैं कि उन्हें जो सब्जियां मिलें, जो अनाज मिले, जो गुड़ मिले, वो सब ऑर्गेनिक होना चाहिए। जब गन्ना ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया जाएगा तभी तो गुड़ भी ऑर्गेनिक मिलेगा, क्योंकि केमिकल जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे फसल को पैदा करने में या गुड़ बनाने में, वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते। और कीटनाशक दवाएं तो जहर हैं ही, और ये जहर केवल सब्जियों को धोने से ख़त्म भी नहीं होता, क्योंकि ये उसके अंदर तक समझ आता है। यही वो टॉपिक्स हैं
जो हमें इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं एंड तक। यही 4 टॉपिक्स, 2 पॉइंट इंजीनियरिंग चैलेंजेस के और 2 पॉइंट इमर्जिंग चैलेंजेस के। तो शुरुआत करते हैं रूरल क्रेडिट से। द इंजीनियरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और पहला टॉपिक आता है इसमें द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल और एग्रीकल्चरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग, अर्थात खेती करने के लिए, कृषि के लिए किसान को लोन की आवश्यकता है। क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी बिकॉज, यानी कि क्रेडिट ये फार्मिंग की लाइफलाइन है। अर्थात अगर किसान को क्रेडिट अवेलेबल नहीं हुआ, लोन नहीं मिला, तो वो खेती नहीं कर पाएगा, फार्मिंग खत्म। इसका रीज़न क्या है? मोस्टली फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स। हमारे देश में अधिकतर किसान जो हैं, अधिकतर वो गरीब हैं, छोटे मोटे किसान हैं। उनके पास ज़मीनें भी ज़्यादा नहीं हैं, छोटे मोटे टुकड़े हैं ज़मीनों के। तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अच्छे बीज खरीद सकें, खाद खरीद सकें, कीट दवाएं खरीद सकें। तो इसके लिए उनको चाहिए क्रेडिट। पॉइंट नंबर बी, देयर इज टाइम गैप बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। बीज बो दिया, पानी दे दिया, अब इंतज़ार करना पड़ता है कि कब फसल बड़ी होगी, कब उसकी कटाई होगी और कब उसे मार्केट में बेचकर किसान को पैसा मिलेगा। अर्थात ये ऐसा नहीं कि चुटकी बजाई और काम हो गया। टाइम गैप होता है बीज बोने में और फसल की कटाई में, इसलिए उसे क्रेडिट की आवश्यकता होती है। क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। किसान को जो क्रेडिट चाहिए वो 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ये उधार किसान को चाहिए, ये लोन किसान को चाहिए 6 से लेकर 12 महीने तक के लिए। इट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स, जैसे कि सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस, जैसे कि बिजली का बिल भी तो चुकाना है। तो ये सभी खर्चे पूरे करने के लिए किसान को जिस क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है वही कहलाता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट किसान को चाहिए 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक। नंबर 2, मीडियम टर्म क्रेडिट। अगर लोन चाहिए 5 साल से कम समय के लिए, 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम, तो वह कहलाएगा मीडियम टर्म क्रेडिट। इट इज रिक्वायर्ड बाय द फार्मर्स फॉर, पॉइंट नंबर ए, द परचेज ऑफ मशीनरी। उसे मशीन खरीदनी है। मशीन कौन सी? कटाई की मशीन, थ्रेशर्स, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस। खेत के चारों तरफ तार लगाने हैं ताकि ना लोग अंदर घुस सकें बिना मतलब, और ना ही जानवर अंदर घुस सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे जानवर होते हैं अलग अलग प्रकार के। कुछ जंगली सूअर होते हैं, कुछ नील गायें होती हैं, और वो जब खेत में घुस जाते हैं तो खेत को बर्बाद कर देते हैं। तो उसके लिए कई बार किसान क्या करता है, फेंसिंग लगा देता है चारों तरफ, कांटेदार जाली या तार लगा देता है कांटेदार, जिससे कि अनचाहा कोई भी व्यक्ति या जानवर अंदर ना घुस सके। और इन चीज़ों में काफ़ी पैसा खर्च होता है, इतना ज़्यादा कि कम से कम किसान 1-2 साल में तो वापस कर नहीं पाएगा। इसीलिए ये मीडियम टर्म क्रेडिट में आता है। ये लोन वापस करने के लिए किसान को कम से कम 5 साल का समय तो चाहिए, और 5 साल में भी वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस कर पाएगा। एंड पॉइंट नंबर सी, डिगिंग द वेल। कुआं खोदने के लिए, आजकल कुआं कौन खोदता है, लेकिन अब तो चाहिए सबमर्सिबल के लिए।
समरसेबल ये ट्यूबवेल का ही काम करता है एक प्रकार से, और ट्यूबवेल से ज़्यादा अच्छा है ये, कम कॉस्ट में ज़्यादा पानी मिलता है इससे, लेकिन खर्चा तो इसमें भी ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से इसके लिए भी किसान को 5 साल तक का ही लोन चाहिए होगा। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, 5 साल से 20 साल तक के लिए जो क्रेडिट चाहिए, जो लोन चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर, पॉइंट नंबर ए, द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड। अगर किसान को लग रहा है कि फिलहाल उसके पास जो भूमि है, जो ज़मीन है, वो बहुत कम है, उससे काम चल नहीं रहा उसका, तो फिर उसे और ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, और ज़मीन कोई सस्ती थोड़ी आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़मीन काफ़ी महंगी है, और किसान के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही महंगी लगती हैं। इसलिए किसान को यहाँ पर लोन चाहिए होगा लंबे समय के लिए, क्योंकि ये पैसा वो 5 साल में 10 साल में लौटा नहीं पाएगा, इसलिए 5 साल से ज़्यादा समय के लिए उसे लोन चाहिए होगा। एंड पॉइंट नंबर बी, फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग लैंड। अर्थात अगर ज़मीन बंजर है और हमें उसे परमानेंटली इम्प्रूव करना है, यानी कि उस ज़मीन को परमानेंटली इस प्रकार का बनाना है कि वो उपजाऊ ज़मीन बन जाए, तो वो भी आसान नहीं है, क्योंकि बंजर ज़मीन का मतलब है कि उसके अंदर मोटे मोटे पत्थर होंगे, उन पत्थरों को वहाँ से निकलवाना, कहीं और तक पहुँचाना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा किसान का खर्च हो जाता है। तो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसान को लोन चाहिए होगा कम से कम 5 साल से 20 साल तक के लिए। यही कहलाता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। और समस्या क्या है कि ये क्रेडिट किसान को आसानी से प्राप्त नहीं होता, यही चुनौती है। क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। क्रेडिट रिक्वायरमेंट को हम लोग 2 हिस्सों में और बांट सकते हैं किसान की ज़रूरत के आधार पर, प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव। एग्जाम्पल, अगर किसान को लोन चाहिए खेती करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, इसका मतलब ये प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये पैसा इन्वेस्ट करके उसे प्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर किसान को लोन चाहिए अपनी बेटी की शादी करने के लिए, दैट मीन्स कंजम्पशन पर्पज से चाहिए उसको लोन, तो यह अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें केवल पैसा खर्च होगा, वहाँ से कोई इनकम भी नहीं मिलेगी, और जो पैसा लगाया था वो तो गया ही गया, वो भी वापस नहीं आने वाला। तो क्रेडिट को हम लोग 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं किसान की ज़रूरत के हिसाब से, एक प्रोडक्टिव और दूसरा अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान को कहाँ कहाँ से कर्ज मिल सकता है? 2 सोर्सेज पढ़ेंगे इसी हम डिटेल में, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो पहले यहां पर आपको बताया जा रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन सी हैं। गैर संस्थागत स्रोत। नंबर 1, वो लैंडलॉर्ड से कर्ज ले सकता है। लैंडलॉर्ड्स का मतलब जमींदार, वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, अभी भी होते हैं ऐसे कुछ लोग गाँव में जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसे की भी कमी नहीं होती और वो लोन देने का काम भी करते हैं। नंबर 2, विलेज ट्रेडर्स। कुछ व्यापारी होते हैं गांव में, बड़े लेवल के व्यापारी, उनके पास भी धन की कोई कमी नहीं होती, वो भी लोन देने का काम करते हैं किसानों को। नंबर 3, मनी लेंडर्स, साहूकार। इनका तो काम ही यही है, किसानों को कर्ज देना। नंबर 4, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दोस्तों से, रिश्तेदारों से लोन लिया जा सकता है। मैनी ऑफ देम चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। समस्या तो यही है कि ये लोग अधिकतर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं।
एंड मैनिपुलेटेड द अकाउंट्स, और हिसाब किताब में भी गड़बड़ी करते हैं। हिसाब किताब इस तरीके से बना के दिखाएंगे किसान को कि उसका लोन कभी उतर ही नहीं पाएगा, वो ब्याज देता देता मर जाएगा, लेकिन कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। मैनी ऑफ देम चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैनिपुलेटेड द अकाउंट्स टू एक्सप्लॉयट द इलिटरेट फार्मर्स, क्योंकि किसान अनपढ़ हैं अधिकतर, ना उनको पढ़ना आता ना लिखना आता, जहाँ कहोगे वहाँ अंगूठा लगा देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हैं लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी। इन फैक्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफन लेड टू अ डेट ट्रैप फॉर द फार्मर्स। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि अगर किसान ने नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का इस्तेमाल किया कर्ज लेने के लिए, तो वो कर्ज के जाल में फंस जाता है परमानेंटली, फिर वो जाल से बाहर नहीं आ पाता। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वो इंटरेस्ट पे करता रहेगा, इंस्टॉलमेंट्स भी पे करता रहेगा लोन की, लेकिन लोन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? मैनिपुलेशन इन द अकाउंट्स में फिगर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है लोन देने वाला, जिसकी वजह से किसान कभी कर्ज के जाल से बाहर ही नहीं आ पाता है। डिटेल में पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। पॉइंट नंबर 1, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। They provide adequate credit to the farmers at reasonable rate of interest and also provide guidance in diverse agricultural operations with a view to raising crop productivity. These societies are to ensure, ये वो सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो किसानों के फ़ायदे के लिए बनाई जाती हैं, किसानों के द्वारा ही बनाई जाती हैं, और जितने लोग इस सोसाइटी के मेंबर्स बनते हैं, ये सोसाइटी उन सभी मेंबर्स को और नॉन मेंबर्स को भी यहाँ तक कि अच्छी सर्विसेज देती हैं। ये सोसाइटी करेगी क्या? ये पर्याप्त मात्रा में लोन अवेलेबल कराएगी फार्मर्स को, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रीजनेबल होगा। अर्थात यहाँ पर कम से कम किसान को लूटा नहीं जाएगा, उसके साथ अकाउंट में मैनिपुलेशंस नहीं किए जाएंगे। एंड ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस, उसका मार्गदर्शन भी किया जाएगा, अर्थात उसे सलाह देंगे, मशवरा देंगे इन डाइवर्स एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, अलग अलग तरीके से खेती कैसे की जा सकती है, खेती में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी खाद डालनी चाहिए, कितने कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, ये सब सलाह दी जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा किसानों को, विद अ व्यू टू रेजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इसका मकसद यही है कि फसल किसान की अच्छे से अच्छी पैदा हो पर हेक्टेयर लैंड पर। जो हमें कृषि देखने को मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, कि 1 बीघा ज़मीन पर कितना प्रोडक्शन हुआ है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मकसद है उसे बढ़ाना। These societies are to ensure, ये सोसाइटीज इस बात को पहले से ही तय कर लेती हैं कि टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, कि किसान को समय पर लोन मिलना चाहिए और रैपिड फ्लो, तेजी से मिलना चाहिए, तुरंत टाइमली मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसान आज अप्लाई कर रहा है और 4 महीने बाद उसका लोन पास हो रहा है, तब तक तो सीज़न ही निकल जाएगा, कब वो बीज बोएगा, टाइम ही निकल जाएगा, बेकार है तो लोन लेना। इसलिए किसान को समय पर ही लोन चाहिए होता है, और ये काम कौन कर रहा है देश में? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज, जो पिछले पेज पर पढ़ाए थे, अर्थात नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जितनी भी हैं, यहाँ पर तो एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए केवल मनी लेंडर्स का, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उन सभी को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाता है, और किसान को डायरेक्टली लोन मिल जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। नंबर 3, स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री।
अर्थात ये सोसाइटीज़ आपको हर क्षेत्र में मिलेंगी, हर गांव में मिलेंगी, और ये सोसाइटीज़ हर प्रकार के क्रेडिट फैसिलिटीज़ किसानों को दे रही हैं। अर्थात ये फैली हुई हैं पूरे देश में। नंबर 4, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन एरियाज कवर्ड बाई स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। कुछ क्षेत्र हमारे देश में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट्स स्पेशल प्रोग्राम्स को चलाती हैं उन एरियाज़ को डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पर भी ये सोसाइटीज़ पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं डेवलपमेंट के। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स तो देश में बहुत सारे हैं, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम क्यों लिया गया, SBI? क्योंकि 1955 में इसको स्थापित करने का मेन उद्देश्य यही था। SBI was set up in 1955 with a focus on rural credit. The nationalized commercial banks were directed to offer credit directly to the farmers as well as indirectly through cooperative societies. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए हुए हैं सभी कॉमर्शियल बैंक्स को, जितने भी नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको सीधा सीधा ये निर्देश दिया गया है कि फार्मर्स को सीधा क्रेडिट अवेलेबल कराया जाए, या तो खुद अवेलेबल कराओ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा अवेलेबल करवाओ। तो देश में जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जिनके द्वारा किसानों को लोन दिया जा रहा है अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए। नंबर 3, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये ग्रामीण बैंक्स होते हैं जो हर एक गांव में आपको देखने को मिलेंगे। रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, दे वर सेट अप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज। इनको भी इसलिए स्थापित किया गया है ताकि किसानों को लोन दिया जा सके, पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र भी, और वो भी रिमोट। रिमोट का मतलब वो ग्रामीण क्षेत्र जो शहर की सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर होता है। एक प्रकार से मान लीजिए आदिवासी इलाका है ये। एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, और पिछड़े हुए जिले में स्थापित होगा ये गांव। ग्रामीण क्षेत्र तो वैसे ही है, और ऊपर से रिमोट भी, और ऊपर से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट भी। तो यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को क्रेडिट अवेलेबल कराया जाए, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाए। इट्स फोकस इज ऑन क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसमें भी जो पिछड़े हुए लोग हैं बहुत ज़्यादा, उनको लोन अवेलेबल कराना काम है रीजनल रूरल बैंक्स का और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसके एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दैट मीन्स पॉइंट नंबर 4, NABARD is an apex institution handling policy, planning and operations in the field of rural credit। अर्थात यह वो संस्था है जो हमारे देश की, इंडिया की सर्वोच्च संस्था है, सबसे बड़ी संस्था, अपेक्स इंस्टीट्यूशन, जो रूरल क्रेडिट से रिलेटेड पॉलिसीज़ तैयार करती है, नीतियाँ बनाती हैं, प्लानिंग करती हैं, और उनको ऑपरेशंस में भी लाती हैं, ऑपरेट भी करती हैं उनको, एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। रूरल क्रेडिट हो या उससे संबंधित कोई भी एक्टिविटी हो, आर्थिक क्रिया कोई भी हो, उसके लिए यह देश की सर्वोच्च संस्था है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये संस्था डायरेक्टली
किसानों को कर्ज नहीं देती, बल्कि ये संस्था तो उन संस्थाओं पर नज़र रखने के लिए बनाई गई है जो दूसरी संस्थाएं किसानों को लोन दे रही हैं। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ाया गया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर कंट्रोल करता है कॉमर्शियल बैंक्स को। सेम इसी प्रकार से नाबार्ड भी सर्वोच्च संस्था है देश की, और इसका काम कि जो भी बैंक्स लोन दे रहे हैं रूरल एरियाज़ में, अर्थात रूरल क्रेडिट का काम है उनका, या रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए वो लोन दे रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ तैयार करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उन पर नज़र रखना और उनको कंट्रोल करना। इट्स मेन फंक्शंस आर, नाबार्ड के फंक्शंस अर्थात उसके कार्य क्या हैं। पॉइंट नंबर ए, टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं हैं जो लोन देने का काम कर रही हैं किसानों को, उनकी फंडिंग करना, यानी कि उनको पैसा देना। जब नाबार्ड उनको पैसा देगा तभी तो वो किसानों को लोन दे पाएंगे। तो नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता, बल्कि ये तो फंडिंग करता है उन एजेंसीज की जो एजेंसीज स्थापित की गई हैं रूरल एरियाज में किसानों को लोन देने के लिए। पॉइंट नंबर बी, इट्स फोकस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनेल। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस अर्थात वो इंस्टीट्यूशंस जिनको ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया गया है क्रेडिट अवेलेबल कराने के लिए किसानों को, उनको रीस्ट्रक्चर करना। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब उनके लिए नए सिरे से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसीज़ तैयार करना उनके लिए, और वहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पर्सोनल हैं, पर्सोनल मीन्स वहाँ के कर्मचारी, उन सबको ट्रेनिंग देना। इनको स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान है वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, या तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम। यहाँ तक कि वो चेक्स को भी नहीं भर पाते हैं। अगर पैसा जमा कराने गए हैं तो पे इन स्लिप को भी नहीं भर पाते हैं, तो फॉर्म्स तो कैसे भरेंगे। और आपको पता ही होगा जब लोन लिया जाता है तो कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरने पड़ते हैं। तो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किसानों की हेल्प ज़्यादा करें, किसान को फॉर्म ना भरना पड़े, बल्कि ये खुद ही किसान को पास में बैठाकर उसकी हेल्प करें, और हर तरीके से, चाहे फॉर्म भरना हो या उसको स्कीम समझानी हो या उसको ये बताना हो कि उसके लिए कौन सा लोन अच्छा रहेगा, इस प्रकार की सभी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं बैंक में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स को। और ये ट्रेनिंग कौन दे रहा है? नाबार्ड दे रहा है। पॉइंट नंबर सी, टू कोऑर्डिनेट द रूरल फंडिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेन लाइसेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक एंड अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस कंसर्न विद पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी संस्थाएं हैं जो किसान को लोन देने का काम कर रही हैं, उन सभी को आपस में कोऑर्डिनेट करना, यानी कि उनके बीच में एक अच्छा तालमेल स्थापित करना, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। एंड मेंटेन लाइसेंस विद द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना, और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाना सरकार से, ऐसी पॉलिसीज बनवाना जो किसानों के फायदे के लिए हों। और केवल गवर्नमेंट से ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से भी, रिजर्व बैंक से भी, या जितने भी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उन सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना और उनसे किसान के फ़ायदे के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ वगैरह बनवाना। यही काम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड का। एंड पॉइंट नंबर डी, टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स
refinanced by it। यानी कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा हुआ है नाबार्ड का, ताकि किसानों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएं, उनको लगातार नज़र में रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना, अर्थात ये चेक करते रहना कि जो पैसा नाबार्ड ने खर्च किया है किसानों के फ़ायदे के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस पर नज़र भी तो रखनी पड़ेगी ना। वरना आजकल तो पता ही है आपको कि सरकार पैसा खर्च करती है, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं भी पैसा खर्च करती हैं किसानों के लिए, लेकिन वो किसानों तक पहुंचता नहीं है। अब पहुंचने लगा है वैसे, जब से आधार कार्ड और बैंक खाते खुलवाए गए थे किसानों के जन धन योजना के अंतर्गत, अब जो है गड़बड़ी करना आसान नहीं है। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। ये भी किसानों के लिए हैं, ताकि किसानों को आसानी से जो है कर्ज मिल जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स प्रमोट थ्रिफ्ट अमंग रूरल हाउसहोल्ड्स। थ्रिफ्ट मीन्स सेविंग हैबिट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम जो हैं वो किसानों में बचत करने की आदत डालते हैं कि भले ही आप हर महीने 500 रुपये बचाओ, 1000 रुपये बचाओ, लेकिन बचाओ, और उसको सभी किसान मिलकर एक जगह इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, और जिस किसान को जब ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से कर्ज ले लेता है। क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी। क्रेडिट यहां पर दिया जाएगा, अर्थात लोन दिया जाएगा किसान को बिना कुछ गिरवी रखे, अर्थात यहां पर किसान को सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। एंड एट अ मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बैंक्स के कंपैरिजन में कम होगा, और अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को देखें तो उससे तो बहुत ही कम होगा। These programs are becoming popular among small borrowers owing to their informal credit delivery mechanism involving minimum legal formalities। ये प्रोग्राम खासकर उन किसानों के लिए बनाया गया है जिनको कभी 5,000 का लोन चाहिए, कभी 2,000 का लोन चाहिए, छोटा मोटा अमाउंट अगर बोरो करना है इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म्स के लिए, तो बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ तुरंत उसका लोन पास कर दिया जाता है, और जब उसके पास पैसा वापस आ जाता है, वापस लाके वो जमा करा देता है, इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता है। तो ये कहलाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। जिसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये संस्थाएं प्रमोट करती हैं थ्रिफ्ट को, यानी कि सेविंग हैबिट्स को। दूसरी खास बात, ये किसान को लोन दे रही हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। तीसरी खास बात, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और चौथी खास बात कि मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, यहाँ पर कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, और छोटा मोटा लोन तुरंत पास हो जाता है। तो ऐसी संस्थाओं को कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, रूरल बैंकिंग, जिसके बारे में भी आपको पढ़ाया गया, 4 पॉइंट्स हमने पढ़े। अब करेंगे इनका क्रिटिकल इवेल्युएशन, यानी कि आलोचना करेंगे अब इनकी बुराई। इट इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लिबरलाइजेज फार्मर्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, बट देयर आर सम डेफिशिएंसीज। यानी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो सिस्टम अभी आपको बताया गया पिछले पेजेस पर, उससे किसान मनी लेंडर्स के चंगुल से तो बच गए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स में भी अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, और उन्हीं कमियों को फिलहाल जानना है। पॉइंट नंबर 1, बैंकिंग क्रेडिट इन्वॉल्व्स कोलेट्रल। अगर बैंक से लोन लिया जाए किसान के द्वारा तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स आर ऑफन लेफ्ट आउट। जिसकी वजह से अधिकतर जो गरीब किसान हैं
ये ऐसे किसान हैं जिनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए है ही नहीं, ज़मीन के बहुत छोटे 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 टुकड़े हैं उनके पास, तो वो छूट जाते हैं, फिर उनको लोन नहीं मिल पाता। अब समस्या ये है, ये जो सिस्टम सारा बनाया गया वो इन्हीं लोगों के लिए तो बनाया गया था, जो बहुत ज़्यादा गरीब किसान हैं, जिनके पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और कोलेटरल सिक्योरिटी मांग कर इन्हीं को वंचित किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं प्रोग्राम फेल हो जाता है फिर ये, अर्थात मकसद ही पूरा नहीं हुआ। जो जिस गोल से स्थापित किया गया है इन बैंकों को, वो गोल ही बेकार हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 2, owing to political populism, the government has often shown laxity in the recovery of loans. अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो सरकार में आने के लिए, ताकि हमारी सरकार बन जाए, वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर मैं मंत्री बन गया या प्रधानमंत्री बन गया तो मैं किसानों का ये लोन माफ़ कर दूंगा। दैट मीन्स हैज़ ऑफन शोन लैक्सिटी, स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाते रिकवरी ऑफ लोन्स में, बल्कि माफ़ और कर देते हैं, जिसकी वजह से बैंकों का बहुत सारा पैसा डूब जाता है। और जब बैंकों का पैसा डूब जाएगा तो बैंक फिर ज़रूरत पड़ने पर किसान को लोन कहाँ से दे पाएगा। एज अ रिजल्ट डिफॉल्ट रेट हैज़ टेंडेड टू स्वेल ओवर टाइम। इसलिए समय के साथ साथ क्या हो रहा है, पैसा डूब रहा है बैंकों का। नंबर 3, बैंक्स फेल टू डेवलप सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अमंग फार्मर्स। बैंक फेल हो रहे हैं किसान में सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को पैदा करने के लिए, क्योंकि किसान पैसा बचाएंगे, बैंकों में जमा कराएंगे, तो वही पैसा तो बैंक दोबारा इन्वेस्ट करके लोन के रूप में देगा किसानों को। लेकिन जब किसान सेविंग ही नहीं करेंगे और पैसा जमा ही नहीं कराएंगे बैंक में, तो बैंक इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर देगा। क्योंकि बैंक जो हमें पैसा देता है ना, एक्चुअली वो हमारा ही पैसा होता है। बैंक का तो काम ही है जनता से पैसा लेना और फिर वही पैसा लोन के रूप में जनता को बांट देना। ग्रामीण क्षेत्र के जो बैंक हैं, उनकी समस्या क्या है कि किसान जमा ही नहीं करा रहा बैंक में पैसा, ज़्यादा ना के बराबर, बहुत कम, जिसकी वजह से सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फेल हो रहा है बैंकों का। इस वजह से किसान को लोन नहीं मिल पाता। फिर दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अप्रॉक्सीमेटली हाफ चैप्टर आपका हो चुका है, बाकी नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू। पढ़िएगा जितना पढ़ाया है।